हेलो स्टूडेंट्स। हमने कल वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स में कन्फ्यूशियस पे बात की थी। जिसने ये वीडियो नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख ले। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए। और इसी क्रम में आज मैं एक और विचारक की बात करूँगी। आज का हमारा टॉपिक प्लेटो है। पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्सों के लिए ये कोई नया नाम नहीं है। प्लेटो बहुत ही बड़े राजनीतिक दार्शनिक रहे हैं। इनका जो समय माना जाता है वो 428 ईसा पूर्व से 347 ईसा पूर्व माना जाता है। कभी कभी हमें समय ही पूछ लिया जाता है तो पता होना चाहिए 428 ईसा पूर्व से 347 ईसा पूर्व इनका कार्य का समय माना जाता है। अब हम इनकी बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उनको देख लेते हैं। प्लेटो प्राचीन यूनानी राजनीतिक दार्शनिक है जिसे प्राचीन राजनीतिक दर्शन का पिता माना जाता है। अब प्लेटो का जन्म एथेंस में हुआ था। एथेंस के समीपवर्ती इजना नामक द्वीप में इनका जन्म हुआ था। सामान्य रूप से उनका परिवार सामंत वर्ग से था। उनके पिता एरिस्टॉन तथा माता पेरिटोन थी। प्लेटो को अफलातून के नाम से भी जाना जाता है। इनका जो वास्तविक नाम था वो एरिस्टोकोलिस था। इनके जो शारीरिक ढांचा अगर हम बोले, इनका शरीर जो है, इनके जो कंधे थे वो चौड़े थे। इसीलिए इनके जो गुरु थे सुकरात, उन्होंने इन्हें प्लेटो की उपाधि दी। तो कई बार पूछा जाता है कि प्लेटो के गुरु कौन है, तो आप इस क्रम को समझ लीजिए। प्लेटो के गुरु सुकरात है। और प्लेटो किसके गुरु थे? प्लेटो अरस्तु के गुरु थे। ठीक है। अब हम बात करेंगे प्लेटो की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। प्लेटो ने जितनी भी रचनाएं लिखी है वो संवाद शैली में लिखे हैं। इसी क्रम में उनकी जो पहली और बहुत ही जो फेमस अगर हम कहें जो ग्रंथ उनका है वो है द रिपब्लिक। इसी क्रम में द लॉज, द स्टेट्समैन, मीनो, एपोलॉजी तथा द सिम्पोजियम इनकी महत्वपूर्ण बुक्स हैं। इसमें द रिपब्लिक सबसे द रिपब्लिक इनकी क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट बुक है। पूछ ली जाती है कि रिपब्लिक किसका ग्रंथ है, तो रिपब्लिक प्लेटो का ग्रंथ है। अब हम बात करेंगे प्लेटो के न्याय सिद्धांत पर कि प्लेटो का क्या विचार था न्याय पर। ठीक है। देखिए, समसामयिक एथेंस की पतोन्मुख अवस्था से प्रभावित होकर प्लेटो ने एथेंस की स्थिति में सुधार करने के लिए एक आदर्श राज्य की स्थापना पर बल दिया है, जिसमें मानव मात्र को परस्पर मेलजोल से रहने और मानवोचित व्यवहार करने का निर्देश दिया गया था। अगर हम बात करें कि इनका क्या विचार था, तो प्लेटो के अनुसार अपने स्थान के कार्यों को अपनी योग्यता अनुसार करना तथा दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप न करना ही न्याय है। प्लेटो क्या कहते थे कि अपने जो कार्य है उनको क्या करना, अपनी योग्यता के अनुसार करना तथा जो दूसरों का जो कार्य है उसमें हस्तक्षेप न करना ही न्याय है। प्लेटो की मुख्य ग्रंथ, प्लेटो का जो मुख्य ग्रंथ है रिपब्लिक, उसका जो मुख्य विषय है वो न्याय का अनुसंधान करना है। ठीक है। न्याय पे आधारित होने के कारण इस ग्रंथ को न्याय से संबंधित भी कहा जाता है। अब हम थोड़ा इस पे बात करेंगे कि फास्टर ने क्या कथन दिया है इससे रिलेटिव। तो फास्टर का कहना है कि प्लेटो के लिए न्याय शब्द का वही अर्थ है जो हम नैतिकता से लगाते हैं। यह वह प्रवृत्ति है जो मनुष्य को अपनी इच्छा या स्वार्थ के अनुसार कार्य करने से इस विश्वास के साथ
रोकती है कि उसे यह नहीं करना चाहिए। फास्टर सीधी सीधी बात यह है कि फास्टर क्या कहते हैं कि प्लेटो अपने न्याय को क्या करते हैं, नैतिकता से जोड़ते हैं। अब इसी क्रम में आगे बात करूँ मैं, प्लेटो ने अपनी न्याय संबंधी अवधारणा का प्रतिपादन करने हेतु अपने समय में, उनके समय में जो जितनी भी अवधारणाएं चल रही थी तो उनका परिवेषण किया और उन्हें अनुपयुक्त मानकर उनका खंडन भी किया है। इसी क्रम में हम देखेंगे, सबसे पहले है परंपरावादी अवधारणा। ठीक है, सबसे पहले परंपरावादी अवधारणा का हम अध्ययन करेंगे। इसमें परंपरावादी अवधारणा के समर्थक सिफेलस, इसके समर्थक कौन थे, सिफेलस तथा उसका पुत्र पॉलीमार्कस, ये दोनों परंपरावादी अवधारणा के समर्थक थे। सिफेलस क्या कहते हैं, इसमें सत्य भाषण करना तथा अपने ऋणों का भुगतान करना ही न्याय है। सिफेलस क्या कहते हैं कि सत्य बोलना चाहिए, अगर जो सत्य बोलता है या अगर हमने किसी से ऋण लिया है उन ऋणों का भुगतान करना ही क्या है, न्याय है। इसे थोड़ा संशोधित करके उसका पुत्र पॉलीमार्कस कहता है कि न्याय प्रत्येक व्यक्ति को उसका उचित अधिकार देने में है। न्याय क्या है, प्रत्येक व्यक्ति को उसका अधिकार देने में है। उचित शब्द की व्याख्या करते हुए आगे कहता है कि न्याय एक कला है जो मित्रों का हित तथा शत्रुओं का अहित करती है। क्या कहता है, उचित शब्द की व्याख्या वो किस प्रकार से करता है, वो कहता है कि न्याय क्या है, एक कला है जो क्या करते हैं, हमारे जो मित्र होते हैं तो मित्रों का हित और शत्रुओं का अहित करना क्या होता है, न्याय होता है। प्लेटो ने इस परंपरावादी अवधारणा को क्या किया है, अस्वीकार किया है। उसका कहना था कि न्याय क्या है, कला नहीं हो सकती है, न्याय करना कला नहीं है। सेकंड पॉइंट उसने बताया है कि मित्र शत्रु की वास्तविक पहचान करना कठिन होता है। हम नहीं समझ सकते हैं कौन मित्र है और कौन शत्रु है, और हम मित्रों का हमेशा ऐसा नहीं होता है कि हम मित्रों का हित ही करें और शत्रुओं का हम अहित ही करें, क्योंकि उनकी जो पहचान होती है वो करना कठिन हो जाता है। थर्ड इसने पॉइंट बताया है कि बुरे को अधिक बुरा बताना उचित नहीं होता है। कई बार क्या होता है कि कोई अगर बुरे काम करता है तो अगर हम उसे जितनी बार करेंगे कि तुम बुरे कर रहे हो, बुरा कर रहे हो, बुरा कर रहे हो, तुम बुरे इंसान हो, तो उसकी जो एक मानसिकता होती है वो उसी प्रकार की बन जाती है और वो इंसान बुरा बन जाता है, वो वैसे ही काम वो आगे भी करता है। तो ये क्या है, उचित नहीं है। न्याय का स्वरूप व्यक्तिक नहीं होता है। हम न्याय को क्या है, एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कर सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये व्यक्ति सही है या ये व्यक्ति सही है। तो इसमें क्या है, प्लेटो ने परंपरावादी अवधारणा को अस्वीकार किया है। सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें, इसमें है न्याय की उग्रवादी अवधारणा। ठीक है, न्याय की उग्रवादी अवधारणा, इसके जो समर्थक माना जाता है वो थ्रेसी मेकर्स को। फर्स्ट क्या है, परंपरावादी अवधारणा की जब हमने बात की थी वहाँ पे समर्थक थे सिफेलस तथा उसका पुत्र पॉलीमार्कस। तो कई बार समर्थक पूछे जाते हैं, तो परंपरावादी दृष्टिकोण के कौन है, सिफेलस और उसका पुत्र पॉलीमार्कस। अब बात कर रहे हैं हम न्याय की उग्रवादी अवधारणा का। इसके जो समर्थक हैं वो थ्रेसी मेकर्स हैं। ठीक है, थ्रेसी मेकर्स के अनुसार सत्य ही सत्य है तथा न्याय शक्तिशालियों का हित है। थ्रेसी मेकर्स क्या कहते हैं कि सत्य क्या है, सत्य है और न्याय शक्तिशालियों का हित है। दूसरे शब्दों में सत्य ही क्या है, न्याय है। अपने इस अवधारणा की व्याख्या करते हुए वो कहता है कि विभिन्न सरकारें, चाहे वह जनतंत्रीय हो, कुलीन तंत्रीय हो या आतताई तंत्रीय हो, वे जो कानून बनाते हैं उनका एकमात्र उद्देश्य उनके शासकों को, जो शक्ति के धारक हैं, स्वार्थ सिद्ध करना होता है।
वे अपनी सत्ता के बल पर निर्बल लोगों से अपने द्वारा निर्मित कानूनों का पालन करवाते हैं तथा जो पालन नहीं करते हैं उन्हें दंड दिया जाता है। प्लेटो ने न्याय की उग्रवादी अवधारणा का भी क्या किया है, खंडन किया है, उसे पूर्ण रूप से अस्वीकार किया है। अब इसमें थर्ड पॉइंट है आपका व्यवहारवादी अवधारणा। व्यवहारवादी अवधारणा के जो समर्थक माने जाते हैं वो ग्लॉकन को माना जाता है। अपनी इस अवधारणा का ग्लॉकन ने व्याख्या करते हुए यह प्रतिपादित किया है कि न्याय एक कृत्रिम वस्तु है तथा यह परंपरा की उपज है। ग्लॉकन क्या कहते हैं कि न्याय क्या है, कृत्रिम वस्तु है, यह परंपरा की उपज है, अतः वह शक्तिशालियों का नहीं अपितु दुर्बलों के हित का प्रतिनिधित्व करता है। वह कहता है कि प्रारंभिक प्राकृतिक अवस्था ने शक्तिशाली व्यक्ति स्वतंत्रता पूर्वक अन्याय करते थे और दुर्बल व्यक्ति विवश होकर उसे सहन करता था। दुर्बलों के लिए यह व्यवस्था असहाय थी, अतः सभी ने मिलकर एक समझौता किया। फलस्वरूप अन्याय के प्राकृतिक व्यवस्था का अंत तथा न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था का प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो ग्लॉकन की इस मान्यता के दो अर्थ हैं। फर्स्ट है राज्य या न्याय भय का भिक्षु है, वह कोई नैतिक सिद्धांत नहीं है। सेकंड है इसमें राज्य एक स्वाभाविक नहीं बल्कि कृत्रिम संगठन है। तो प्लेटो ने न्याय की इस अवधारणा का भी क्या किया है, खंडन किया है और इसे भी पूर्ण रूप से अस्वीकार किया है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये समझने में आसानी होगी और इसमें हम और आगे बात करेंगे। अभी इस प्लेटो की जो ये आज का जो टॉपिक है इसका पार्ट 2 आएगा। कल आप लोगों को पार्ट 2 मिल जाएगा जिसमें मैं न्याय के सिद्धांतों को और विस्तार से समझाने की कोशिश करूँगी और प्लेटो से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट है जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के व्यू से, तो मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आए। ठीक है, ओके, थैंक यू।